आप ठहर जाएंगे चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच की गुजर जाएगी। भाग्य बदल जाता है दोस्त अगर इरादे मजबूत हैं, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। इरादे मजबूत रखिए, हौसला मजबूत बनाइए अपना। वायुमंडल पार्ट 3 स्वागत कर रहा है आपका। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में मुखातिब हैं हम आपके साथ। वायुमंडल पार्ट 3, आशा विश्वास स्वस्थ खुशहाल होंगे आप। आइए जोड़ते हैं आपको वायुमंडल पार्ट 3 के एक रोचक क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें एपिसोड 1 एपिसोड 2 प्रोवाइड कराया जा चुका है, आपके सामने वायुमंडल पार्ट 3 लाया जा चुका है। जी हाँ, आज इस बेहतरीन क्रमवार सीरीज में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। ध्यान दें, एपिसोड 1 एपिसोड 2 जहां आपको गैसों की बात कर रहा है, जहां वायुमंडल के संगठन की बात कर रहा है, संरचना की अभी फिलहाल बात नहीं हुई है। हम लोग वायुमंडल के संगठन की बात कर रहे थे, जहां हमने धूल के कण जाने, जहां हमने पराग कणों को देखा, जहां हमने अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को जाना, जहां हमने सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस के बारे में जाना। फर्स्ट पोजीशन जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना। अब ठीक वहीं से मैं आपको जोड़ता हूं। ध्यान देना, अगर कभी ये करके आपसे पूछा जाए कि भारी गैस कौन है और हल्की गैस कौन है, देखिएगा जरा, क्योंकि अभी हमारा एपिसोड जो पीछे चल रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं। ये मान के चलें, भारी गैस और हल्की गैस की अगर बात आएगी तो आपके जवाब कैसे होंगे, आप किस तरीके के जवाब देने वाले हैं, इस बात पे चर्चा बनाएंगे हम। ध्यान दें, अगर भारी गैस की बात आएगी, भारी गैस की, तो इसमें हमेशा आप प्राथमिकता दीजिए जिनकी मात्रा ज़्यादा है। जिनकी मात्रा ज़्यादा है वो भारी गैस में आएंगे। वाकई में वो धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में हमारे आसपास पाए जाएंगे, अतः वो भारी गैस कहलाएंगे। इसमें क्लियरिटी क्या है, आप याद कर सकते हैं इसे बड़े आराम से। एक तो आप इसमें जान सकते हैं आपका नाइट्रोजन आएगा ही आएगा, आपका ऑक्सीजन तो आना तय है, आपको पता है दूसरा पोजीशन बनाता है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और तीसरी पोजीशन पर बना हुआ आर्गन, यह भी भारी गैस की श्रेणी में आ गया। रोचक तो अब लगेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी पोजीशन यहाँ बना रहा होगा। इसीलिए एग्जामिनर कुछ खासकर ऐसी जगहों से विकल्प तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अपना वीक पॉइंट कहाँ छोड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि आप कमजोरी कहाँ छोड़ रहे हैं आप। तो जो कमजोर एरिया होगा ना, और एग्जामिनर उसी रग को कुरेदता है, वहीं टच करने का प्रयास करता है जिससे आप विफल हों। तो भारी गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस क्लास की यहाँ से शुरुआत क्यों, क्योंकि एपिसोड 1 एपिसोड 2 जितनी बारीकियां आपको दे सका है, उस बारीकी में 4 चांद लगाने आए हैं। उसी बारीकी से कुछ महत्वपूर्ण पहलू को उठाने आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, और हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये हमारे हो गए भारी गैसों की श्रेणी में। तो हल्की गैसें तो आपके सामने खुद ब खुद आने के लिए तैयार हैं। हीलियम आ जाएगा आपके सामने, हीलियम आएगा, नियान आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ये सब के सब तो आपके हल्के में आ ही जाएंगे। अब फिर हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ये सब अब कहाँ आ रहे हैं, आपके हल्की गैसों की श्रेणी में आ रहे हैं। चलिए ठीक, ये तो आप आंकड़ा निकाल सकते हो कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। लेकिन प्रश्न ये इतना टफ क्यों है, जरूरी क्यों है इतना ज़्यादा। देखना, अगर हम बात करें इस आर्गन की, इसी आर्गन को लेकर के सारा तामझाम फैला हुआ है। देखना जरा, आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, इतना बताइए जरा हमें। अक्रिय गैस का मतलब जो किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ये मान के चले वो चुपचाप बैठी रहती है, किसी के साथ कोई क्रिया वगैरह नहीं करेगी, यानी रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा। तो ये अक्रिय गैस हो गई। आर्गन जो कि अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। अक्रिय गैस में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो आर्गन की। अक्रिय गैसों में
ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, भूमिका तो हर जगह है, लेकिन अक्रिय गैसों में सबसे बड़ी भूमिका है। बल्ब में भरी जाएगी, आपको पता है, इसकी बाबत चर्चा हो चुकी है एपिसोड 2 में। फिलहाल अभी जो जरूरी है उस लम्हों को जोड़े रखें। तो अक्रिय गैस सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। अक्रिय गैसों के मामले में जो भारी गैस, हल्की गैस है, यहां से देखना एक प्रश्न एग्जामिनर कुछ इस तरीके से बना लेता है जैसे गैसों को दो भागों में बांटता है, एक अस्थाई गैस और एक बांटा गया है अस्थाई गैस। जब ऐसी व्यवस्था के साथ वो जुड़ा रहा तो अस्थाई गैसों में आपने देखा होगा नाइट्रोजन आपको मिला, ऑक्सीजन आपको मिला और आर्गन आपको मिला। इस जगह से काफी कुछ चीजें मैच कर रही, देखना जरा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन यानी क्रमशः 3 गैसें यहां भी कॉमन है, भारी में भी हैं और अस्थाई में भी हैं, लेकिन आर्गन यहां नहीं है। आर्गन यहां भी है, आर्गन वहां भी है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसलिए एग्जामिनर के पास एक बहुत अच्छा चांस मिल गया कि मैं यहां से क्वेश्चन पुटअप करूं। ये जो चांस एग्जामिनर के पास मिला, इस मौके का पूरा फायदा एग्जामिनर महोदय ने उठाया। उन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो भारी तो है परंतु अस्थाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो भारी भी है और अस्थाई भी है। अद्भुत है ना। और फिर आपको सोचो, अस्थाई गैस किसे कहेंगे? अस्थाई गैस किसे कहेंगे? अस्थाई गैस वो गैसें होती हैं जिनकी मात्रा नियत बनी रहती है। हमारे वायुमंडल में जिनकी मात्रा मेंटेन बनी रहे, जिनकी मात्रा लगभग नियत बनी रहे, वो होते हैं अस्थाई। तो हमारे वायुमंडल में अगर आप देखेंगे तो अस्थाई ये हमेशा इस तरीके की व्यवस्था बनी रहेगी। तो नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आर्गन हुआ, ये अस्थाई में आ गए। और भारी गैसों में आप देख ही पा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपके सामने आ गया, आपके स्क्रीन पर एग्जामिनर किस तरीके से पूछना चाहेगा, इसलिए बहुत जरूरी चीज थी ये आपके बारे में, आपके लिए काफी जरूरी थी। अस्थाई में देखिए सबसे ऊपर मैं लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर लिखने का तात्पर्य भी समझ जाइए। सर्वाधिक अस्थाई अगर गैस कभी भी आपसे पूछ ली जाए, सर्वाधिक अस्थाई गैस कौन सी है, तो यही है। और सर्वाधिक बात की भी जाती है कि सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस किसे माना जाएगा। लीजिए कितने प्रश्न आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पर है। सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस किसे माना जाएगा? तो जब भी कभी बात आए कि सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस आप किसे कहोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जवाब दीजिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक परिवर्तनशील है। इसकी मात्रा में हम मनुष्य लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी बाबत व्यवस्था आपके सामने, जिसका परिणाम आपके सामने है कि आप ग्लोबल वार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण खतरे से मुखातिब हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है, ये मान के चलें कि जिसका असर सर्वाधिक ध्रुवों पर पड़ता है। सारे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, सारे प्रश्न आ चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर लम्हों को इंगित किया जाए, जरूरी नहीं है कि हर लाइन को लिखा ही जाए। मनोवेग से सुनने वाले स्टूडेंट्स इतिहास बना जाते हैं, क्योंकि वो मनोवेग से पूरे वीडियोज को सुन रहे होते हैं और हर बातों को जान रहे होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारे अभिमुख से 2-4 ऐसे प्रश्न निकल आए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी थे। हमने आपसे कहा कि सर्वाधिक परिवर्तनशील ये है, सर्वाधिक परिवर्तनशील है, अतः ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं की है। सर्वाधिक जिम्मेदारी इनकी है। आप मान के चलिए सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है, ग्लोबल वार्मिंग में इसकी सर्वाधिक जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी भूमिका यही निभा रहे हैं, जिसे आप ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक, ऐसा नहीं कि केवल यही एक माह से उत्तरदायी है, और भी कारक हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जिम्मेदारी किसकी है? तो आप कहिए सर CO2 की सर्वाधिक जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कह रहे हैं, इनकी सर्वाधिक जिम्मेदारी है। हमने आपसे कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक असर कहां पड़ेगा? सर्वाधिक असर की बात अगर आएगी तो मैं इसे देखिए नोट भी कर दे रहा हूं, इसके पहले मैंने इसको बोला भी है। सर्वाधिक असर
किस पर दिखेगा, तो बताना जरा, सर्वाधिक असर कहाँ दिखेगा, ध्रुवों पर दिखेगा। इस बात को ध्यान रखिए, सर्वाधिक असर ध्रुवों पर इसलिए दिखता है क्योंकि ध्रुवों पर वायुमंडल नीचे होता है। जैसे अगर हम बात करें अपने क्षोभ मंडल की बात करें, अपने ट्रोपोस्फेयर की बात करें, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई सामान्यतः आप पढ़ते हैं 14 से 15 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो जवाब हमारा होता है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है, तो जवाब हमारा वहाँ घट जाता है, वहाँ 8 किलोमीटर बताया जाता है ध्रुवों पर। क्यों, जब ध्रुवों पर वायुमंडल थोड़ा सा नीचे होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी व्यवस्था बेहतरीन बनाएगा। या फिर ध्रुवों पर आप देखते हैं 6 महीने की दिन 6 महीने का रात, ऐसा कुछ व्यवस्था आपको पता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पहुँच पाती हैं। इसलिए सर्वाधिक परिवर्तनशील एरिया वो माना जाएगा और वहाँ पर इसका असर ज़्यादा दिख सकता है, क्योंकि अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा तो बर्फें पिघल जाएंगी और जिसकी भयानक व्यवस्था ये पूरी दुनिया, ये संसार देख सकता है। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, आप ये बात को जान पा रहे हैं। इसी से लगा हुआ एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव क्या है, सर्वाधिक परिवर्तनशील इस पर्यावरण में, यानी हमारे वातावरण में परिवर्तनशील अवयव, अगर इसकी बात आएगी तो क्या जवाब देंगे? अब यहाँ देखिए, वो हमारे जो एग्जामिनर महोदय हैं उन्होंने हमें थोड़ा सा फिर से वही हमारे जख्म को कुरेदा है। फिर से अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्न हम गलत करेंगे, क्योंकि अब देखना सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है, आपके सामने वैकल्पिक व्यवस्था मैं बना रहा हूं, ध्यान देना। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से है, हीलियम लिया गया है, ऑक्सीजन लिया गया है और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है और आपका नाइट्रोजन लिया गया है। सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव आपसे पूछ लिया गया है। नाइट्रोजन आपके विकल्प में बखूबी बैठा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ है, ऑक्सीजन बैठा हुआ है और फिर हीलियम बैठा हुआ है। तो इसमें आप किसका चुनाव करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अभी अगर आप मनोवेग से जुड़ रहे हैं, मनोवेग से पूरी कक्षा का आकलन कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट्स को अब कार्बन डाइऑक्साइड टिक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और सही भी है। परंतु एक कंडीशन में ये गलत होगा, जब उस विकल्प में जलवाष्प होगा तो बिल्कुल ध्यान देना, तो सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव किसे माना जाएगा? जलवाष्प को माना जाएगा। ये सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है। इसी ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताना कहाँ गया? ये जो ऑक्सीजन हमारा है इसकी खोज किसने की थी? तो बताइएगा, सीले साहब ने। सीले ने खोज की, किसकी? ऑक्सीजन की। सीले ने खोज की, प्रिस्टले ने प्रमाणित की। प्रिस्टले ने प्रमाणित किया किसका? ऑक्सीजन का। सीले ने खोज की, प्रिस्टले ने प्रमाणित किया। क्लास आपकी रोचक है, सारी व्यवस्था सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपका सामना हो रहा है। यहां देखिए, अब इसी ऑक्सीजन से जुड़े हुए लम्हों को आपसे जोड़ता हूं। इसी ऑक्सीजन की बाबत जानकारी आपको ऐसे ही जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पर चर्चा कर ली है, ऑक्सीजन को ठीक इसके साथ जोड़ने का तात्पर्य हमारा क्या है? ध्यान देना, हम सारी पढ़ाई करने के बाद, बहुत प्रिपेयर हो जाने के बाद भी एग्जाम में विफल होते हैं। इसका सीधा कारण है कि हम किसी भी चीज को गहनता से नहीं लेते, बारीकी से नहीं लेना चाहते, बहुत मेहनत उस पर देना ही नहीं चाहते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। ये बहुत गलत बात है। देखना यहाँ पर, अगर हम कहते हैं सीले ने खोज की, प्रिस्टले ने प्रमाणित किया, इस ऑक्सीजन का रोल क्या है? आप इसे कहते हैं, ये इसे हम जीवनदायी गैस कहते हैं। कैसी गैस? जीवनदायी गैस। अगर ये जीवनदायी गैस है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जीवनदायी नहीं है? सिद्ध करता हूं मैं, सारी बातें प्रमाणित होंगी आपके सामने। ध्यान देना, ये एक पौधा है, ये एक आपका पौधा है, देखिएगा, और इस पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पड़ भी रहा है। सूर्य का जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये पौधा सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया को संपादित करेगा। कौन सी क्रिया को संपादित करेगा? फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करेगा। इस क्रिया के संपादन के लिए इसी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का होना मस्ट है, नहीं होगा फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, देखते रहिएगा और आपको पूरे कंटेंट का मजा ना आ जाएगा तो कहिएगा।
तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य आया, एक पौधा हमने आपके सामने लगा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसको वातावरण से पहुंचा दिया। वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वातावरण में मात्रा 0.03% बताई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां भेजा गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित कर दिया गया। परंतु अगर बात आ जाए ये पौधा श्वसन में कौन सी गैस लेगा, अब मजा आएगा। दो प्रश्न और दोनों अलग अलग। पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? पौधे श्वसन में गैस, देखिएगा, तो पौधे जब श्वसन करेंगे तो उसमें जो गैस लेगा वो पौधा क्या होगा? वो ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान दो कि पौधे ने भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया है, लेकिन शोषण करते समय ऑक्सीजन का। एक भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो आप बिगड़ जाएंगे। पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, सूख जाएगा और आपके पास ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। और ऑक्सीजन के बगैर कोई भी इस धरा पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन को इसलिए प्राणदायी कहा गया, ऑक्सीजन को इसलिए जीवनदायी कहा गया क्योंकि यह हमें ही नहीं, यानी मनुष्य के साथ साथ, यानी अन्य प्राणियों के साथ साथ ये पेड़ पौधों को भी जीवन देती है। उनके श्वसन में यह भी वहां कारगर होती है ना? क्लियर बात? तो बात आपके सामने मैंने कोशिश किया है क्लियर करने का। तमाम चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक बात समझें, जहां हम भारी गैस, हल्की गैस, अस्थायी गैस, अस्थायी गैस जैसे हेडिंग्स को अभी भी आपके सामने से हटाया नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रयास अभी कुछ और है। प्रयास हमारा यह है, ध्यान से सुनिएगा। हमने भारी गैस में आर्गन को लिखा हुआ था, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। हमने अस्थायी गैस में भी आर्गन का नाम उल्लिखित किया था, जी हाँ बिल्कुल। आर्गन एक ऐसी गैस है जिसकी खोज वाकई में आप इसको नोट कर सकते हैं, कैवेंडिश जी ने की थी। कैवेंडिश ने खोज की किसकी? आर्गन की। और ये हमारे वातावरण में गैसों के मामले में तीसरी पोजीशन पर है, यानी इसकी पोजीशन कितना है? तीसरा। परंतु अक्रिय गैसों के मामले में, अक्रिय गैसों के मामले में या अभिप्राय में इसका पोजीशन फर्स्ट है, फर्स्ट रैंक है इसका अक्रिय गैस के मामले में। वाकई में इसका काम क्या है देखना, इसकी जो मात्रा है 0.93, इसके ठीक ऊपर आप जाइए तो नाइट्रोजन आपको 78%, ऑक्सीजन आपको 21% के आसपास मिल रही है और उससे ये बहुत कम है। इसके बाद सीधा आ जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको मिलेगी 0.03%। इसका मतलब गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ समझना, जैसे किसी का मान 78% है, किसी का मान 21% है, इसके बाद सीधा मामला आ जाए 0.93%, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एकाएक शेयर मार्केट गिर गया। ऐसा लग रहा है ना एकाएक सब कुछ बिखर गया। भाई कभी आप 78 थे, 21 पे आए तो ठीक ठाक सहमे हुए, अचानक 0.93 1% से भी कम हो जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा बहुत कुछ बिगड़ गया। और इसके ठीक बाद देखना 0.03% का मामला आएगा, इसका मतलब बहुत नीचे चले जाएंगे। तो इस वातावरण के पैमाने को ये मान के चलना नियंत्रित कर रहा है। वातावरण बिल्कुल जाने वाला था, गैसों की मात्राएं बिल्कुल शून्य होने वाली थी। इसके बीच में ऐसा लग रहा है कि आर्गन आकर के पूरे वातावरण को थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है ना, उस क्षति को, उस नुकसान की भरपाई कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मेरे कहने का तात्पर्य था 78 से आप 0.03% पे पहुंच जाओगे, इसका मतलब होगा कि नहीं कि अब वातावरण से पूरी गैसों का मान ही कम हो गया, खत्म हो गया। तो इस व्यवस्था में देखिएगा ऐसा लगता है कि वातावरण की क्या कर रहा है? क्षति को पूरा कर रहा है। इसीलिए इसे क्षति पूरक गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? क्षति पूरक गैस किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वातावरण की क्षति पूरक गैस हम आर्गन को ही कहते हैं, है ना। क्षति पूरक गैस किसे कहोगे आप? आर्गन को बोलोगे। ये चीज अब आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर देता हूं मैं, जहां से प्रश्न बन ही सकते हैं।
सर्वाधिक परिवर्तनशील की बात हमने कर ली। सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव में आपने जलवाष्प को टिक किया है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए कौन सी गैस लाएंगे भाई? तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन, और इसी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। मजेदार बात तो अब है, इसी आग को कंट्रोल करने के लिए, आग को नियंत्रित करने के लिए वातावरण ने किसे ला दिया? नाइट्रोजन को। इसका मतलब सीधा है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, जल जानी चाहिए, पूरा वातावरण जल जाना चाहिए, लेकिन इसको उससे कहीं ज्यादा नियंत्रित कर रहा है कौन? नाइट्रोजन। तो कभी पूछा जाए कि आग को नियंत्रित कौन कर रहा है, आग को कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को कंट्रोल कौन करता है, ऑक्सीजन को नियंत्रित कौन करता है, तो आप हमेशा जवाब दीजिएगा कि नाइट्रोजन इसको नियंत्रित करता है। और आग बुझाने के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, स्वतः जल जाने वाला कौन है? स्वतः जलने वाला कौन है? तो आप कहेंगे सर स्वतः तो जल जाएगा, फिर हाइड्रोजन। क्लियर है ना? तो ऑक्सीजन बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन जलाने का, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का, और ये नाइट्रोजन नियंत्रित करने का काम करेगा। और आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रखा हूं, स्वतः जलने वाला हाइड्रोजन है जिसने पूरे सूर्य को जला रखा है। क्लियर है ना? ये सारी बातें आपके सामने हैं। इसके ठीक पहले मैंने बात की थी, ऑक्सीजन की उपयोगिता यही कम नहीं थी, ऑक्सीजन की उपयोगिता थी अवशिष्ट पदार्थ जो सड़ने गलने वाले हैं, इनको सड़ाने में, गलाने में, इन अवशिष्ट पदार्थों को इस धरातल से, इस धरा से, इस भूमि से हटाने में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका है। ऑक्सीजन ये सारा काम करती है। इस बात को अब आप जान चुके हैं, मेरे हिसाब से सारी बातों को अब आप पहचान चुके हैं। अब हम लोग संगठन की भली भांति जानकारी कर चुके हैं अपने वायुमंडल की। अब हम लोग इसके ठीक आगे संगठन के बाद इसी वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। संरचना की बात करेंगे। वैसे मेरा मानना था कि वायुमंडल पार्ट 4 एपिसोड में मैं संरचना की बात करूं, ये ज़्यादा बेहतर होगा फिलहाल, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका झांकी दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसका ट्रेलर दे देता हूं संरचना का, जिससे आपको ये लगा रहे कि हमें आगे एपिसोड में क्या मिलने वाला है। तो देखिएगा, तो जो संरचना की बात होगी, संरचना में हमारे वायुमंडल की संरचना कैसी है, ताप के आधार पर कैसी है, परिवर्तन के आधार पर किस तरीके से है। तो जहां रासायनिक संगठन की बात आएगी वहां सममंडल और विषममंडल 2 प्रकार के मंडल पढ़े जाएंगे। और जहां पर तापमान के आधार पर बात होगी तो तापमान के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। और एग्जामिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जुड़े होते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 1000 किलोमीटर तक, सॉरी 1000 कह रहा हूं मैं, 10,000 किलोमीटर तक आपके वातावरण का, आपके वायुमंडल का दायरा माना जाता है। वायुमंडल का दायरा कितना माना गया है? ये माना गया है कि वायुमंडल का दायरा है 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, ये माना गया है और सही भी है। देखिएगा, लेकिन अद्भुत तो ये है कि 32 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते जाते हमारे वायुमंडल का 90% हिस्सा पूरा हो जाता है। यानी 90% महत्वपूर्ण बातें वायुमंडल संबंधी यही हैं। जो 90% भाग है वो इसी 32 किलोमीटर दायरे में सिमट चुका है। इसके बाद बहुत कम चीजें हैं, लेकिन फिर भी फैलाए कहाँ तक है? 10,000 किलोमीटर तक। अद्भुत है, 32 किलोमीटर के दायरे में ये सिमट चुका है। तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर इसी वायुमंडल की 5 परतों का विभाजन होगा, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहीर मंडल करके आप 5 प्रकार के मंडलों को पढ़ने वाले हैं। पुनः सुनिएगा, एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते हैं, एपिसोड 4 लेकर के आएंगे, उसमें आपको इस संरचना की बेसिक से शुरुआत करके, ये तो बीच में हो जा रहा है, इस वजह से मैं इसको यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहरहाल देखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल है ना, आयन मंडल और वहीर मंडल, इन्हीं का नाम लिया है। मैंने कहीं ओजोन मंडल का नाम लिया है क्या? नहीं। मैंने कहीं ओजोन परत की बात इसमें की है कि नहीं? नहीं की ना। तो जब भी कभी बात आए कि वायुमंडल की परतों, वायुमंडल के परतों की बात आए, तो वायुमंडल में अगर परतों की बात आएगी, वायुमंडल के परतों की बात आएगी, तो ध्यान देना हमेशा 5 होगा। इसमें ओजोन परत तो बिल्कुल नहीं होगा। ओजोन परत वाकई में एक परत है जो किसका हिस्सा है?
समताप मंडल का, इसलिए एग्जामिनर ने इस स्टार क्वेश्चन को पूछ लिया है और बहुत से लोगों ने इस प्रश्न को गलत भी कर दिया है। तो लेकिन आपको गलत नहीं करना है, पूरे मनोवेग से जुड़ करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आयाम देते रहना है। आशा है हमें ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आशा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने का तरीका भी आपको बता रहे थे कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण एग्जाम में जाते समय आप अपने आप को किस तरीके से पेश करेंगे, ये आपको एपिसोड बता रहा था। ये मान के चलते हैं कि आपको ये पूरा कंटेंट, ये अभी तक फिलहाल जो बताया गया है आपको समझ में आया है। आप बेसब्री से इंतजार करेंगे पार्ट 4 का, जहां आप देखने वाले हैं हमारे वायुमंडल के परत, जहां आप जानने वाले हैं हमारे वायुमंडल के विभिन्न मंडल, जहां आप जानने वाले हैं कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, जहां आप जानेंगे समताप मंडल में क्या क्या होता है। पूरी विस्तृत जानकारी जितनी आप सोच बनाए होंगे उससे कहीं ज़्यादा लाने वाले हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको बताने वाले हैं। ये मान के चले आपका यूट्यूब चैनल आपके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों को जोड़ना मत भूलें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।